गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 14 चल रहा था और मैं उसमें आपको राष्ट्रीय आय के बारे में बता चुकी थी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। और अब जो आगे हमारा टॉपिक है वो है प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कुछ जो डेफिनेशंस होती है वो सेंड भी कर दी थी और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय तो आपको समझ में आ गई कि राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते हैं और क्या होती है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में क्या क्या ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और किस तरह से निकाली जाती है साल भर में, किस किस मतलब क्या उत्पादन होता है और उस उत्पादन को कैसे, सब कुछ है ना। तो अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं है। यानी आर्थिक कल्याण का मतलब होता है इकोनॉमिकल, हम किसी को सपोर्ट करना चाहे तो वो उपयुक्त माप नहीं है। यह जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित नहीं करता है। जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को गणना में शामिल करने से प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। आप देखिए, राष्ट्रीय आय जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या ऐड किया जा रहा है कि वित्त वर्ष में, है ना, वित्त वर्ष में जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं हैं, उनका जो मौद्रिक माप है उसमें अपन क्या करते हैं, उन सबको ऐड करते हैं और उस ऐड करने के बाद में क्या निकालते हैं, हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति की आय निकालनी है कि पूरे देश के अंदर एक व्यक्ति की कितनी आय है, यानी एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने राष्ट्रीय आय निकाली उसके अंदर जनसंख्या का भाग दे दो। ठीक है, तो जितनी भी राष्ट्रीय आय होगी यानी देश की एक साल की जितनी भी राष्ट्रीय आय होगी और उसमें हमारे देश की जितनी जनसंख्या होगी उसका भाग दे दो, तो एक व्यक्ति पर कितनी आय आ रही है वो आ जाएगा। यानी एक व्यक्ति औसतन इतना कमा रहा है। ठीक है, ये आ गई होगी आपको अच्छी तरह समझ में। एक मैंने आपको डेफिनेशन बता देती, ये देखिए मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी कि जब कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रति व्यक्ति आय दो तरह से निकाली जाती है। एक तो होती है प्रचलित कीमतें, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रचलित कीमतें होते हैं मतलब जो मार्केट में रिटेल में यूज़ की जाती हैं उसको बोलते हैं प्रचलित कीमतें, है ना। और एक होती है स्थिर कीमतें, स्थिर कीमतें जिसको हम होलसेल रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रचलित कीमतों पे निकाली जाती है और एक स्थिर कीमतों पे निकाली जाती है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। बस इतना ही याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तो स्वतंत्रता से पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कोई सरकारी संस्था नहीं थी। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना श्री दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में की थी। इनके पश्चात फिंडलेश राज ने, डॉक्टर VKRV राव ने, RC देसाई ने इत्यादि के द्वारा भी राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए। लेकिन जो राष्ट्रीय आय का प्रथम श्रेय जो जाता है या इसके जनक जो माने जाते हैं वो दादा भाई नौरोजी को ही माना जाता है। ठीक है, वही से हमारे पे राष्ट्रीय आय को हम समझाने लग गए थे। इन सभी विद्वानों ने राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अलग अलग विधियां और आधारों का प्रयोग दिया, परंतु इन विद्वानों के पास विश्वसनीय समंकों एवं सूचनाओं का अभाव था तथा इन्होंने उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का भी उपयोग नहीं किया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा PC महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है या लाइन है कि 1949 के अंदर 1949 में क्या किया गया, एक राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई या गठन किया गया। इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट यानी पहली बार अपने स्टैटिक लेवल पे या स्टैटिक प्रोसीजर से निकाला राष्ट्रीय आय को और प्रस्तुत किया, यानी पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया या रिपोर्ट दी इसकी गवर्नमेंट के सामने 1951 ईस्वी में, तथा अंतिम रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की गई। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, है ना, केंद्रीय मतलब सेंट्रल, सांख्यिकी मतलब स्टैटिकल और संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSO। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य किसका होता है, यानी CSO का होता है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का होता है। और इसका पहले क्वेश्चन आ भी चुका है कि राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, CSO करता है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, और ये हर वर्ष
1955 से प्रतिवर्ष यानी 1955 के बाद से रेगुलर सीएसओ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद हो मैंने पीछे के टॉपिक्स भी बताए थे कि जो हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम का जो फील्ड होता है वहाँ मतलब हमारे देश में राष्ट्रीय आय आती कहाँ से, कैसे आती है और कौन कौन से क्षेत्रों से आती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्षेत्रों में मैंने आपको 3 क्षेत्र तो पहले बता दिए थे। प्राथमिक क्षेत्र बताया था, द्वितीय क्षेत्र बताया था और तृतीय क्षेत्र बताया था। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जो मैंने बताया था वो आपको बताया था कि प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो होता है प्रकृति के द्वारा हम जो भी वस्तुएँ बना रहे हैं या उससे प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मैंने गेहूँ उगाया तो कहाँ से लिया, हमने भूमि में बीज डाला, बीज डालने के बाद में उसको वो बीज उगा और उगने के बाद में हमको फसल आई और फसल काटने के बाद में हमको क्या प्राप्त हुआ, गेहूँ प्राप्त हुआ। तो ये कहाँ से मिल रहा है, ये सब ये हमको मिल रहा है प्रकृति से। फिर उस गेहूँ से हमने बाद में क्या किया, बहुत सारे काम में लिए, स्टार्च बनाया, चावल यूज़ में लिया या कपास लिया तो कपड़ा बनाया। तो इस तरह से सेकंड फॉर्म में आ जाएगा कैसे, अपने द्वितीय क्षेत्र में, यानी गन्ने से क्या बन रही है, चीनी बन रही है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक क्षेत्र हैं। और कपास से कपड़ा बन रहा है, ये भी प्राकृतिक क्षेत्र से ही लिया जा रहा है। प्रथम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से लिया जा रहा है और द्वितीय क्षेत्र में इसका क्या किया जा रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है, यानी इससे वस्तुएं बनाई जा रही है। तो पहले अपन प्राकृतिक क्षेत्र की इसके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ लेते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 क्षेत्र इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियाँ वस्तुओं का उत्पादन करती है एवं कुछ सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियाँ हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं। यानी आप देखोगे चारों ओर कोई ना कोई व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर ही रहा होगा। कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई सिलाई कर रहा होगा, कोई कढ़ाई कर रहा होगा, कोई मतलब जूते बनाने का काम कर रहा होगा, कोई मतलब पढ़ाने का काम कर रहा होगा, कोई मतलब मरीजों की सेवाएँ कर रहा होगा। तो ये कुछ न कुछ आपको आर्थिक क्रियाएँ या गतिविधियाँ नज़र आती रहती हैं हमारे आसपास। और उसके बदले उसको क्या मिलता है, उसके बदले उसको मौद्रिक या मुद्रा मिलती है या मूल्य मिलता है या कीमत मिलती है या उसकी मजदूरी मिलती है। ठीक है, या उसकी सैलरी मिलती है। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं, इन्हें समझने का तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया गया है और इन समूहों को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहते हैं। और इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं से यानी इन तीनों क्षेत्रों से हमारे पास जो पैसा आएगा, कीमत हमारे पास में जो मतलब मौद्रिक मुद्रा आएगी, उसी मुद्रा को किस में ऐड किया जाएगा, उसी मुद्रा को राष्ट्रीय आय में ऐड किया जाएगा। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है। जैसे मैंने भी बताया था कि भूमि होती है, भूमि के ऊपर हम क्या डालते हैं, बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद में उस पर फसलें उग जाती हैं, फसलें को हम काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रत्यक्ष रूप से उपयोग हो गया। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ हैं, जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है, यानी मौसम के आधार पर उगाई जाती है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। मतलब मान लीजिए हमें कपास उगाना है, कोई भी फसल उगानी है, तो कुछ फसलें मौसमी होती हैं और कुछ फसलें, वैसे ज़्यादातर फसलें मौसमी ही होती हैं। जैसे मान लीजिए गेहूँ है, कपास है, जब बारिश होएगी तो ज़मीन मिट्टी कैसी हो जाएगी, नमी आ जाएगी तो उसमें बीज डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, बीज पनपने लगेगा। लेकिन एक जब समय आएगा उसको पकने का, तो उसके लिए सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए और फिर जब कपास को हम काटने का टाइम आएगा तो उस टाइम जलवायु कैसी होनी चाहिए, आर्द्र, ना तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और न ही ज़्यादा सूखी हुई होनी चाहिए। समझ में आया? तो इसके लिए कैसी है जलवायु तो इन सब चीज़ों का डिपेंड होती है प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, तो यह अतः एक कपास प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी हो गया, खनन हो गया इत्यादि भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि मैडम डेयरी कैसे हो गया, तो डेयरी कैसे हो गया, डेयरी आपको मालूम है डेयरी के प्रोडक्ट जितने ही बनते हैं वो बनते हैं जानवरों से, है ना। तो जानवर वगैरह होते हैं, तो जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, इनसे हम क्या करते हैं, उनको प्राकृतिक फसलें वगैरह खिलाते हैं, फिर वो हमको क्या देती हैं, दूध देती हैं। फिर दूध से हम क्या करते हैं, दूध से हम पनीर बना लेते हैं, दही बना लेते हैं या घी बना लेते हैं। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हम कहाँ कैसे बनाते हैं, दूध से बनाते हैं। खनन की जो क्रिया होती है वो भी कैसी होती है, वो भी प्राकृतिक होती है। ज़मीन में खुदाई करोगे, अब गीले में तो आप खुदाई करने से रहे, ठीक है, क्योंकि मशीनें भी चलती हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक बिजली के द्वारा तो करंट आने का डर भी रहता है। और खदान जब खोदेगा कोई व्यक्ति, बारिश आ जाएगी तो खदानों में पानी भर जाएगा। तो इसके लिए भी कैसी जलवायु चाहिए, इसके लिए भी ऐसी जलवायु चाहिए ताकि आसानी से खुदाई वगैरह की जा सके और उन मिनरल्स को निकाला जा सके, यानी उन खनिजों को निकाला जा सके। तो
तो खनिज इत्यादि से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक कार्य क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो, अगर आपसे पूछ ले कि मत्स्य पालन, अब मत्स्य पालन आप किस में काउंट करोगे? ऑब्वियसली बात है, प्राकृतिक में कर दोगे, क्योंकि तालाब है, सागर है, समुद्र है, जो भी है, वहाँ पर क्या मिल रही है हमको? मछलियाँ। उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम पकड़ रहे हैं और पकड़ के फिर उसको हम खा रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो मिल कहाँ से रही है? वो हमको प्रकृति से ही मिल रही है। ठीक है। तो और खनन है, खनन मैंने बताया था, ये भी हमको मिट्टी से मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो सहायक क्रिया इसी को कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों से परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं निर्मित की जाती है। अब मैंने आपको द्वितीय क्षेत्र बताया ही था कि प्राकृतिक क्षेत्र यानी नेचुरल, मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में। भाई प्राकृतिक क्षेत्र, ठीक है, फिर उससे आएगा विनिर्माण क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र हो गया, या प्रथम क्षेत्र हो गया, फिर विनिर्माण क्षेत्र। अब विनिर्माण में क्या है? प्रकृति से हमको जो भी चीज़ें मिल रही है, जैसे गन्ना मिल रहा है तो चीनी, कपास मिल रहा है तो कपड़ा, और भी कोई चीज़ें हो, जैसे जूट मिल रहा है तो जूट के रेशे से हम क्या बना रहे हैं? जो जूट का रेशा होता है उससे हम क्या बना रहे हैं? जूट बना रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर प्रकृति से कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो ही हमारी विनिर्माण, यानी कि अगर गन्ना होगा तो ही चीनी बनेगी, लेकिन अगर गन्ना नहीं होगा तो चीनी नहीं बनेगी। ये एक दूसरे के क्या है? समपूरक है या पूरक है, यानी एक के बिना एक दूसरा अधूरा है। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में आपको बताऊंगी। तो तृतीय क्षेत्र कहलाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है। सेवाओं मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी, सेवाएं क्या होती हैं। अगर डॉक्टर किसी मरीज की सेवा कर रहा है और उसके बदले उसकी मुद्रा मिल रही है तो वो उसका सेवा क्षेत्र है। कोई हमारे जैसे मान लीजिए लेटर्स आते हैं, डाकिया लेटर्स लेके आ रहे हैं, तो वो भी हमको सेवा दे रहा है। कोई बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर है, वो भी हमको सेवा दे रहा है। एरोप्लेन है, एरोप्लेन भी हमको सेवाएं दे रहा है। रेल है, ये भी हमको बैंक में बैठे मैनेजर वगैरह, वो भी हमको सेवाएं दे रहे हैं। और कोई मजदूर है तो मजदूर अपनी मजदूरी करके भी हमको एक तरह से क्या दे रहा है? सेवाएं दे रहे हैं। तो ये कैसे क्षेत्र कहलाएंगे? सेवाएं। टीचर आपको पढ़ा रहा है तो टीचर भी आपको अपनी क्या दे रहा है? सेवाएं दे रहा है। ठीक है। उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? पढ़ाने के बदले उसको क्या मिल रहा है? उसको सैलरी मिल रही है। तो जितने भी मतलब जो दूसरे पे डिपेंड होता है, प्रकृति पे डिपेंड ना हो करके वो दूसरे किसी पे डिपेंड होता है जिससे उसको तनख्वाह मिलती है, तो उसको कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है? उसको सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो पहले द्वितीय क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रकृति से जो भी हमको कच्चा माल मिलेगा उससे हम कोई चीज़, नई चीज़ बना देंगे तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगी। तो द्वितीय क्षेत्र में गतिविधियों के अंतर्गत उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग हम सूत काटने और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी या गुड़ बनाते हैं। मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं। ईंटों से घर भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है, इसीलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा, इसको विनिर्माण क्षेत्र के अलावा भी क्या कहते हैं? इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गई बात आपको। अब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी होती है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दोनों क्षेत्रों से अलग होती है, भिन्न होती है। मैंने आपको बताई दी है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है। ये स्वतः वस्तुओं का निर्माण, ये वस्तु स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है, जैसे मजदूर, श्रमिक। ठीक है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब किसान है, प्रकृति माना कि उसमें बीज उगा दिया, बीज अपने आप ही पनप गया, अपनी जलवायु से इनसे बड़ा हो गया पौधा, उसमें फल भी आ गए, लेकिन जब तक उसको किसान काटेगा नहीं तब तक क्या वो कट जाएगी? नहीं कटेगी। तो यहाँ पर श्रमिक या मजदूर या किसान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्या होता है कि तृतीय क्षेत्र में जो भी मैंने भी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई मजदूर हमको मजदूरी सेवा दे रहा है, उसके बदले उसको मजदूरी या पैसा दिया जा रहा है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। यानी उसकी सेवा के बदले हम उसको क्या दे रहे हैं? उसकी परिश्रम या उसका पैसा दे रहे हैं उसको। ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में काउंट किया जाएगा इसको। ओके, आगे होगा आपको अच्छी तरह समझ में बात।
ये स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा के विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और रेलगाड़ियों द्वारा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। अब एक जगह से माल को पहुँचाना है, मान लीजिए गेहूँ की बोरियां हैं, वो हमको किस मतलब वहाँ मंडी पहुँचाना है। अब मंडी में अपने आप तो जाएगी नहीं, उसको क्या करेगा, ट्रक का ड्राइवर लाएगा या रेलगाड़ी के द्वारा जो भी आएगा उसमें उसको लोड किया जाएगा और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाया जाएगा। तो परिवहन हुआ। अब उस व्यक्ति जो लेके जा रहा है सामान, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए उसको क्या दिया जाएगा, उसको उसका पैसा दिया जाएगा कि आपको ये माल वहाँ पहुँचाना है, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो परिवहन की जो लागत होगी वही उसका क्या होगी, वही उसकी कीमत या उसकी मुद्रा होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी वस्तुओं का गोदामों में भंडारण करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर वार्तालाप करने, पत्राचार करने या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बात तो सही है। मान लीजिए एक गोदाम पे माल पहुंचाना है तो पहले मालिक फ़ोन करेगा कि भाई मैं आपको माल पहुंचा रहा हूँ और इतने बजे तक आपके पास माल पहुँच जाएगा। इसके अलावा लेटर्स भी पहले पुराने टाइम पर तो क्या करते थे, लेटर्स लिखा करते थे। अब आजकल तो क्या हो गया, व्हाट्सअप वगैरह हो गया, भाई आप माल आ रहा है, फटाफट रिप्लाईज हो जाते हैं। ठीक है, तो और बैंक, और कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसान के पास पैसा नहीं है लेकिन फसल उगाने का टाइम हो गया है, तो किसान को उसकी भूमि के ऊपर क्या मिल जाता है, उसको कर्ज मिल जाता है। तो उसको कर्ज लेकर के भी वो क्या कर सकता है, वो अपनी मतलब फसलों को उगा सकता है और फिर बाद में फसल जब उग जाती है उसका पैसा आता है तो उसके बाद में अपने पैसे को चुका भी सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, ये गतिविधियों वस्तुओं के बजाय यानी वस्तुओं का निर्माण नहीं करती है, सिर्फ सेवाएँ देती हैं। टीचर सेवाएँ दे रहा है, डॉक्टर सेवाएँ दे रहा है, मजदूर सेवाएँ दे रहा है, ड्राइवर जो सेवाएँ दे रहा है, ये सब किस में काउंट होती हैं, ये सब तृतीय क्षेत्र में काउंट होती हैं। इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के उत्पादन में सहायक नहीं है। इनमें से जैसे शिक्षक, चिकित्सक, धोबी, नाई, मोची एवं वकील, प्रशासनिक एवं लेखा कार्य करने वालों की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ एवं कियोस्क, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि की सेवाओं महत्वपूर्ण सेवाएं दी गई। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे कई बार कि अपन को सेवाएं दे देंगे और पूछेंगे कि ये सेवाएं किस में शामिल है ना। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये जो सेवाएं दे रहे हैं कि वह इंटरनेट हो गया, धोबी हो गया, चिकित्सक हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो हाँ ये सब किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या क्या हुए हमारे यहाँ पर। तो ऐतिहासिक परिवर्तन में आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों में ये पाया गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राथमिक क्यों रहा है, क्योंकि प्रकृति से हमें जो चीज़ें मिलेंगी, अब गेहूँ हमें मिलेगा तभी तो खाओगे, और जब खाओगे तभी तो मजदूर काम कर पाएगा। जब शरीर में उसके कोई प्रोटीन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, कुछ खा नहीं पा रहा है, तो भूखा मरता हो तो काम कर ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है, प्राथमिक क्षेत्र अपना इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है। किसमें, ऐतिहासिक में। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत की जो मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 60% जो उसको जो योगदान मिलता है वो कृषक क्षेत्र से मिलता है या उसको प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो धीरे धीरे कृषि प्रणाली परिवर्तन होती गई और ये क्षेत्र समृद्ध होता गया एवं पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा, क्योंकि हरित क्रांति आई तो बीज, उन्नत तरीके के बीज आ गए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल की मशीनें आ गई। अब जहाँ 10 आदमी एक बहुत टाइम में काम करते थे या 10 घंटे में काम करते थे, अब मशीन 10 आदमियों का काम सिर्फ मात्र 2-3 घंटे में कर देती है। तो फटाफट से अनाज काटने में भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट फिनिशिंग भी हो जाती है, फिर दोबारा से बुआई कर दी जाती है, फिर फसलें एक साल में 2 या 3 फसलें ले ली जाती है। जैसे पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पे एक साल में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। अपन पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है, कृषि वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं। शिल्पी और व्यापारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। अब शिल्पी कौन होते हैं, शिल्पी जो अपने हाथ से यानी हैंड क्राफ्ट करते हैं उसको शिल्पी कहते हैं। व्यापारी आजकल बिजनेसमैन हो चुके हैं, आप बिजनेसमैन को सब समझते ही हो क्या होते हैं। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये व्यक्ति क्या करते जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में बढ़ावा करते जा रहे हैं और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें डेवलपमेंट आ रहा है, यानी विकास होता जा रहा है धीरे धीरे। और
क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य इत्यादि से भी चले जा रहे हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र से ही उत्पादित थी। अधिकतर लोग इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते थे। विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और इनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से लोग कारखानों में काम करने लगे। यानी अब लोग प्रथम द्वितीय क्षेत्र को छोड़ के कौन से क्षेत्र में जाने लगे? तृतीय क्षेत्र में। तो धीरे 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 जहाँ पहले भारत की जनसंख्या 70% किस में लगी हुई थी? कृषक डिपार्टमेंट में, यानी कृषि प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी। अब जो जनसंख्या है भारत की, अब किस में जा चुकी हैं? अब वो तृतीय क्षेत्र में जा रही है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो कम होता जा रहा है। अब वर्तमान में अगर आप देखोगे तो 59% या 60 के आसपास ही इसका रेशो रह गया है और तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा योगदान बढ़ रहा है। अब डॉक्टर ज़्यादा दिखेंगे आपको, इंजीनियर्स ज़्यादा दिख जाएंगे, कृषक लोग कम नजर आएंगे आपको, है ना, काम करते हुए। चलिए, विनिर्माण कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग होने के कारण कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर बदलाव हुआ है। कुछ उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हो गए हैं। विकसित देशों में यही स्थिति देखने मिलती है। क्यों हो गए हैं? क्योंकि देखो, खेतों में क्या होता है, एक तो मौसमी मतलब काम है ये। तो इसमें क्या होता है, 3 महीने काम करता है, बाकी टाइम किसान क्या होता है, मतलब बेरोजगार हो जाता है। तो उसको क्या चाहिए? अब उसको तो साल भर, तो उसके बच्चे हैं तो उसको तो साल भर अपने परिवार को चलाना है। तो 3 महीने वो खेती करता है, बाकी के टाइम में वो दूसरा काम करता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसने देखा कि किसान कृषि करने में उसको ज़्यादा श्रम करना पड़ रहा है, तो कृषि करने में ज़्यादा श्रम करना पड़ रहा है और सेवा क्षेत्र में उसको 8 घंटे काम करना पड़ रहा है और उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है और ज़्यादा मिल रहा है ना, और फिक्स भी है, साल भर मिलेगा। तो ऐसा है। तो अब क्या हुआ, किसान या किसान की परिवार का रुझान अब धीरे धीरे किधर बढ़ने लगा? तो प्राथमिक क्षेत्र से उनका रुझान बढ़ने लगा तृतीय क्षेत्र की ओर, क्योंकि उनको लगा कि परिश्रम भी कम है और काम के घंटों के हिसाब से पैसा भी मिल रहा है और साल भर मिल रहा है, इसके लिए बेरोजगार नहीं होना पड़ रहा है। तो लोगों का धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ा। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्व, मैंने अभी आप बोल ही रही हूँ बातें तो मैं आपको, कि लोगों का रुझान इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, हर चीज़ अवधि फिक्स है, इसका समय फिक्स है, बेरोजगार नहीं होता इसमें व्यक्ति। तो पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिष्ठापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभर के सामने आया है। भारत में यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यही है कि प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति में एक सीमित, सारी जो भी वस्तुएं हमको मिलती हैं वो एक सीमित मिलती हैं, और ज़्यादा हमको उसका दोहन कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक समय ऐसे आएगा समाप्त। जैसे मान लीजिए खनन हम कर रहे हैं, खनिज निकाल रहे हैं। अब खनिज तो सीमित है और जनसंख्या असीमित है, तो सीमित जो चीज़ है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। और अपन कोई चीज़, जैसे मान लीजिए पानी निकाल रहे हैं ज़मीन से, अब पानी रेगुलर निकालते जा रहे हैं, अब जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन पानी का जो स्टोरेज है वो तो कम है, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है पानी का। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए पानी भी नहीं रहेगा, है ना। तो सीमित है ये सब साधन, इसलिए इनका कैसे उपयोग करना चाहिए, हमको बहुत ही सोच समझ के उपयोग करना चाहिए और उसका जो अपव्यय होता है उसको रोकना भी चाहिए, ठीक है। तो आइए, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का स्थान क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सृजन नहीं हुआ है। परिणामतः देश में लगभग आधे श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 15% से भी कम है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 85% है, जो मैं भी बता रही थी आपको। ये क्षेत्र लगभग आधे लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों जा रहे हैं लोग, उसका कारण मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि परिश्रम भी, जितना परिश्रम कर रहे हैं उतना उसको पैसा भी मिल रहा है और फिक्स भी है, अवधि फिक्स है, उसके लिए बेरोजगार उसको होना नहीं पड़ रहा है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में उसको बेरोजगार भी होना पड़ रहा है और द्वितीय क्षेत्र में भी उसको बेरोजगार होना पड़ जाता है। जिन क्षेत्र, अब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास पढ़ेंगे हम, तो जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है, क्योंकि इसलिए कि जिन देशों की आय अधिक होती है तो वहाँ की जनसंख्या सीमित है, यानी अनलिमिटेड। अब भारत की जनसंख्या आपको मैं बता दूं, अगर 2022 से 23 तक अगर ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करा तो हम विश्व के अंदर फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, चाइना सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इस
स्पीड से हम वृद्धि कर रहे हैं। और आप जानते हो जनसंख्या वृद्धि अगर होती है तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ये वैसे तो चैप्टर हम पीछे करके बाद में जाके पीछे की साइड पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ये उत्पन्न हो जाती हैं कि रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे हमारे को, ठीक है, और हम बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे, और प्रकृति के साधन भी सीमित हैं, तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा? तो होगा यही कि प्रलय आएगी हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पे आय तो होती है अधिक और उसको यूज़ करने वाले लोग कम होते हैं, यानी जनसंख्या कम होती है, तो उस देश का जो विकास होता है उसको एक हाई लेवल का, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, कोरिया हो गया, ये कैसे हैं? ये ऐसे देश हैं जिसमें विकास अधिक हो रहा है और वहाँ के जो लोग हैं उनका जो आय है वो अच्छी आय है। और सीमित साधनों का वो क्या करते हैं, साधनों को कैसे प्रयोग करते हैं, वो बहुत ही मतलब सोच समझ के उपयोग करते हैं। सब प्रकृति का मतलब वो समझते हैं प्रकृति हमको जो दे रही है तो प्रकृति हमसे लेना भी जानती है, तो वो उसका प्रकृति की सम्मान में उसको उतना ही प्रयोग करते हैं जितना उनको चाहिए, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि यदि हेतु अधिक वस्तुओं का उपलब्ध होना। चूँकि विभिन्न राष्ट्रों की जनसंख्या अलग अलग होती है, अतः राष्ट्रों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। कुल आय की गणना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है, और राष्ट्रीय आय की तुलना में औसत या प्रति व्यक्ति आय को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। समय के साथ राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय एक देश के विकास स्तर तथा कल्याण को मापने एवं देखने की दृष्टि से अति उपयोगी है, लेकिन ये देश के विकास स्तर तथा कल्याण का पर्याप्त माप नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो एक व्यक्ति कमा रहा है उस एक व्यक्ति के कमाने से किन किन व्यक्तियों को प्रॉफिट्स हो रहा है, और वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस क्षेत्र में हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है, या अन्य क्षेत्र में हो रहा है। समझ में आ गया? तो इसको मैं आप थोड़ा ही कंप्लीट करते हैं, फिर कल हम जो पढ़ेंगे वो आर्थिक वृद्धि पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है? आर्थिक विकास पढ़ा, यानी एक व्यक्ति अपनी आय से क्या क्या विकास कर रहा है। तो जब हम व्यक्ति आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय नहीं चाहते हैं, अपितु वो अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं, दूसरों का आदर भी चाहते हैं, यानी दूसरा क्या, जब मैं कमा रहा है तो उसको लगता है कि सामने वाला मेरा सम्मान करे, और समानता का व्यवहार भी चाहते हैं। यानी कि मैंने जितनी पढ़ाई करी है और एक पैसे वाले का बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है, एक गरीब बच्चे का पढ़ाई कर रहा है, तो जितनी उसको अमीर पैसे वाले के बच्चे का या उच्च वर्ग के बच्चे को मतलब जॉब पे रखा जा रहा है, तो उतने ही लेवल पे मुझे भी, यानी समानता, यानी इक्वलिटी की जो स्वतंत्रता हमारी आप जानते हो संविधान में हमको दी गई भी है, समानता का अधिकार, उसके तहत वो भी चाहिए, स्वतंत्रता आदि भी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कमा तो बहुत बढ़िया रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा सम्मान नहीं है या मुझे कोई समान आदर के भाव से मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे किसी से सुरक्षा नहीं है, तो वो सब वेस्ट है उसके लिए। इसलिए एक व्यक्ति को आय के साथ उसका ये भी देखा जाना ज़रूरी है कि उसको सुरक्षा कितनी मिल रही है, उससे दूसरों से आदर कितना मिल रहा है, उसको समानता का अधिकार मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसको समानता स्वतंत्रता का अधिकार मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें होंगी तो ही एक व्यक्ति संतुष्ट होगा, और जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा तभी उसकी जो राष्ट्रीय आय में काउंटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के कल्याण के लिए केवल आय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना एवं अच्छे पर्यावरण को सिर्फ पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लंबे समय तक नहीं माना जाता है कि जब एक देश की आय में वृद्धि होगी तो वहाँ के लोग ज़्यादा सुखी होंगे। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना व्यक्ति को सम्मान आदर वगैरह मिलेगा पैसे के साथ साथ, तो उसको खुशी होगी, वो संतुष्ट रहेगा, तो उसका ये जो सम्मान और संतुष्टि है यही एक्चुअल में राष्ट्रीय आय है, ठीक है। यह प्रति व्यक्ति आय में काउंटिंग होगी। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि देश की आय अधिक होने पर भी वहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता निम्न है, ठीक है, यानी उनको वो सुखी नहीं है, वो परेशान है, दुखी है, हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई क्या मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, तो स्वास्थ्य लेवल पे वो अच्छा नहीं है। यह माना जाने लगा कि केवल आर्थिक वृद्धि ही ध्येय नहीं है, वरन आर्थिक वृद्धि के साथ साथ मनुष्य का सामाजिक, राजनीतिक एवं जीवन के अन्य सभी आयाम भी सुधार होना आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अन्य आयामों में भी सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को आर्थिक विकास कहा जाता है। यानी व्यक्ति का चहुँ ओर विकास होना ही एक राष्ट्रीय आय में काउंट होगा, नहीं तो काउंट नहीं होगा। उसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों में इसका जब विकास होगा तो ही वो क्या व्यक्ति कैसा है, संतुष्ट है, वरना उसका कोई संतुष्टि नहीं है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, कल हम पढ़ेंगे आर्थिक वृद्धि। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझिएगा। लास्ट जब हम चैप्टर पढ़ चुके होंगे इसके लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, इसलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।